Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a new chapter, that is weather, climate and adaptation of animal to climate. In this chapter we have to study about the weather, climate and कैसे different weathers में animals अपने आप को adapt करते हैं. ठीक है, so this is our topic, that is weather and climate एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट. एंड इसके अलावा हमें जो पढ़ना है वो है पोलर एरियाज एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है, इन टॉपिक्स के बारे में हम इन चैप्टर पे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है वेदर हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ. वेदर हमारी लाइफ पे प्रोफाउंड इफेक्ट डालता है. कैसे? अगर सपोज टू बी आपको कोई आपके फैमिली में कोई फंक्शन है, ठीक है, तो आप फैमिली फंक्शन को प्लान करने से पहले ये ज़रूर चेक करते हो कि आज का डे कैसा रहेगा, आज का वेदर कैसा रहेगा. या फिर अगर नेक्स्ट डे का आपको देखना है तो आप सबसे पहले ये ज़रूर चेक करोगे क्या नेक्स्ट डे कोई बारिश तो नहीं है, रेनफॉल तो नहीं होगी. अगर रेनफॉल होगी तो आप अपने फैमिली फंक्शन को आगे शिफ्ट कर देते हो. तो ये क्या है, हमने वेदर देखा और वेदर के बेसिस पे हमने क्या डिसाइड की, हमारी प्लानिंग डिसाइड की. ऐसी कोई स्पोर्ट्स गेम होते हैं तो स्पोर्ट्स गेम भी क्या करते हैं, स्पोर्ट गेम रखने से पहले वो वेदर को चेक करते हैं कि कल का वेदर कैसा रहेगा. अगर वेदर ठीक रहेगा, सनी रहेगा तो स्पोर्ट्स होते हैं, अगर सनी नहीं रहता तो स्पोर्ट्स नहीं होते, वो आगे शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है, ऐसी अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और जो स्काई है बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि अम्ब्रेला लेकर बाहर जाओ. तो वो अम्ब्रेला लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है आज क्या होने वाली है, रेनफॉल होने वाली है. कैसे पता? क्योंकि उन्होंने वेदर चेक किया, वेदर उन्होंने देखा है, वेदर उन्होंने देखा है जिसमें लिखा था कि आज रेनफॉल होगी. तो इसलिए उन्होंने अपने चाइल्ड को बोला कि आप अम्ब्रेला लेकर बाहर जाओ. ठीक है, जो वेदर होता है हमारी लाइफ पे प्रोफाउंड इफेक्ट डालता है. ठीक है, मैनी डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्शन. जो भी डेली की एक्टिविटीज़ है हमारी किस पे डिपेंड करती है, वेदर की प्रिडिक्शंस पे डिपेंड करती है कि कल क्या वेदर रहेगा, उसी के बेसिस पे हम अपनी प्लानिंग करती है. फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, मैनी ओवर डेली एक्टिविटी आर प्लेस बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्शन. यही लाइन सेम लिखी हुई है. अब वो कौन कौन सी हो सकती है, या तो हो सकता है स्पोर्ट्स गेम, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, फैमिली फंक्शन, ट्रेवलिंग, एयरलाइंस होती है. अगर रेनफॉल हो रही है तो आपकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो जाती है, या रेलवे में कोई बुकिंग हो रखी है तो वो भी कैंसिल हो जाती है. क्यों? क्योंकि रेन हो रही है, और रेन हो रही है तो ना तो वहाँ पर एरोप्लेन चल सकते और ना ही रेलवे चल सकती, तो इसीलिए वो सब भी कैंसिल हो जाता है. हॉलीडेज़ भी कैंसिल हो जाती है. अगर आप कहीं पिकनिक बनाने वाले हो और उसी दिन रेनफॉल होने वाली है, हमने पहले चेक कर लिया कि आज रेनफॉल होने वाली है, तो आप अपनी पिकनिक को भी कैंसिल करना पड़ता है और उसे आगे शिफ्ट करना पड़ता है. टेकिंग अम्ब्रेलाज, अम्ब्रेला अगर बाहर आप कहीं मान लो सनी है, मौसम कैसा है, सनी है, लेकिन आपने वेदर चेक कर लिया, वेदर में क्या लिखा था कि आज रेनफॉल होगी, तो आप अपने साथ अम्ब्रेला लेकर जाओगे, नहीं लेके जाओगे? लेके जाओगे. क्यों? क्योंकि आपने पहले ही देख लिया कि आज क्या होने वाली है, रेनफॉल होने वाली है. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लोथ्स यू वियर. अब सपोज टू भी बहुत आपने वेदर देखा है कि बहुत सनी रहने वाला है, वेदर बहुत गर्मी रहने वाली है, तो आप क्या करोगे, कॉटन के क्लोथ्स पहन कर जाओगे, है ना, मतलब कि जिससे आपको अच्छा फील हो, गर्मी नहीं लगे. अगर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड रहने वाली है बाहर, तो आप बहुत सारे जो भी स्वेटर्स वगैरह हैं, जैकेट्स वगैरह, वो ढाल कर जाओगे. इस तरह से आप बता सकते हो वेदर को देखे कि आपको क्या करना है, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ये सब किसके बेसिस पर है, वेदर के बेसिस पे है कि आपने वेदर जो प्रिडिक्शन हो रही है उसमें कैसा रहेगा डे, आज का वेदर कैसा रहेगा. ठीक है, तो ये तो था आपका वेदर प्रिडिक्शन के बारे में कि हमें वेदर प्रिडिक्शन क्यों चाहिए, क्यों ये हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है और कैसे हम इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, और हमें वेदर प्रिडिक्शन की क्यों नीड है. हमें इसलिए नीड है क्योंकि जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं, जो भी हमारे स्पोर्ट्स गेम होते हैं, उन पे ये प्रोफाउंड इफेक्ट डालता है. अगर हम पहले वेदर चेक नहीं करेंगे तो हो सकता है स्पोर्ट्स के बीच में, गेम्स के बीच में ही रेन हो जाए तो हम स्पोर्ट्स नहीं खेल पाएंगे और पूरा ख़राब हो जाएगा. इसलिए हमें वेदर की रिपोर्ट चेक करनी बहुत ज़रूरी होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए वेदर एक्चुअल में होता क्या है. हमने ये बात कर ली कि ठीक है वेदर ऐसे ऐसे इफेक्ट डालता है, इसलिए हमें वेदर को प्रिडिक्ट करना चाहिए, वेदर को देखे जाना चाहिए, वेदर को देखे ही प्लानिंग करनी चाहिए. लेकिन ये वेदर होता क्या है, वेदर होता है द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर
at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. यानी कि the day to day condition of the atmosphere, एटमोसफियर का डे टू डे मतलब आज कैसा रहेगा या फिर 2 आवर बाद कैसा मौसम रहेगा या नेक्स्ट डे कैसा रहेगा। तो एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है, एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका कंडीशन कैसी रहेगी डे टू डे, ये क्या होता है वेदर एट अ प्लेस। हर प्लेस का अलग अलग वेदर होता है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ जैसे सपोज टू बी दिल्ली में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जयपुर में भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी। हो सकता है दिल्ली में रेनफॉल हो रही है तो जयपुर में बहुत ज़्यादा सनशाइन है, ब्राइट सनशाइन है, मतलब वहाँ बहुत हॉट है, मतलब गर्मी है या इस तरह से। तो ज़रूरी नहीं है, हर प्लेस का अलग अलग वेदर होता है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट। और ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर, रेनफॉल पर, विंड स्पीड पर। सपोज टू बी कि जयपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हॉटनेस है, तो वो किस पे डिपेंड करिए कि उसका टेम्परेचर कितना है। अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ गर्मी होगी। अगर उसकी ह्यूमिडिटी कम होगी, ह्यूमिडिटी यानी कि एयर में जो वाटर प्रेजेंट रहता है, हमारी एयर है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर वो वाटर के पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाए एयर में तो उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी रहेगी तो भी गर्मी रहेगी, ठीक है। रेनफॉल होगी तो ठंड हो जाएगी। विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो भी ठंड हो जाएगी। आपको पता है ना, हवाएं तेज़ तेज़ चलती है तो क्या होता है, ठंड हो जाती है। बहुत ज़्यादा अगर पूरे दिन ही रेनफॉल होती रही तो भी क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, ठंड बढ़ जाएगी। इसीलिए ये जो वेदर है ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है, वहाँ की रेनफॉल कैसी है, वहाँ विंड स्पीड कैसी है। तो ये सब मेज़र किया जाता है वेदर को बताने के लिए, वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए ये सब मेज़र किया जाता है। क्या मेज़र किया जाता है, टेम्परेचर वहाँ का, उस प्लेस का। हम जयपुर की बात कर रहे हैं तो जयपुर का टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, जयपुर की ह्यूमिडिटी मेज़र की जाती है, जयपुर का रेनफॉल मेज़र किया जाता है, जयपुर की विंड स्पीड मेज़र की जाती है। जब ये सारे फैक्टर्स मेज़र हो जाते हैं उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे बोलते हैं वेदर रिपोर्ट और वेदर प्रिडिक्शन। ठीक है, समझ में आया। वेदर क्या होता है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड। कैसे निकालते हैं, किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड को निकाल के हम वेदर को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। ये कहलाता है उसका वेदर, उस प्लेस का वेदर। हमने जयपुर की बात करी और जयपुर के ही हमने ये सारे फैक्टर्स देखे। ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली के फैक्टर्स देख लिए, दिल्ली के फैक्टर्स देखते तो वो दिल्ली का वेदर हो जाता, जयपुर के फैक्टर देखे तो वो जयपुर का वेदर हो गया। चाइना का फैक्टर्स देखते, चाइना का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे फैक्टर देखते तो वो किसका टेम्परेचर निकल जाता, चाइना का वेदर निकल जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, वेदर ऑफ अ प्लेस इज़ नेवर कांस्टेंट। वेदर जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। अब इसका मतलब क्या है, सपोज टू बी अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इस टाइम पे तो हो सकता है 10 मिनट बाद, आफ्टर 10 मिनट्स बहुत ज़्यादा सनशाइन हो जाए, मतलब धूप निकल जाए। या फिर हो सकता है कि अभी धूप है, बहुत सनशाइन है, हॉटनेस है, लेकिन कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा तूफान आ जाए, आंधी आ जाए या फिर बारिश हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वेदर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। आपको पता है मॉर्निंग में या आफ्टरनून के टाइम क्या होता है, जो वेदर है बहुत हॉट होता है, लेकिन जैसे ही नाइट आती है वैसे वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। तो इसलिए वेदर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। एक ही मतलब सपोज टू भी अगर सुबह का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ज़रूरी नहीं है कि रात का भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। वो हो सकता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है ना। अब हो सकता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड 3 PM पर था, हो सकता है 4 PM पर 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो इस तरह से जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है, कभी भी फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं वेदर ऑफ अ प्लेस, उस प्लेस का वेदर। हम एक प्लेस की बात करते हैं, जब भी वेदर रिपोर्ट आती है हर प्लेस की अलग अलग आती है। न्यूज़ चैनल लगा के देखना, उसमें वेदर की रिपोर्ट बताएंगे ना तो हर सिटी की अलग अलग वेदर रिपोर्ट होगी। जयपुर की अलग होगी, दिल्ली की अलग होगी, और हर सबका जो भी वेदर रिपोर्ट है सबकी अलग अलग होगी। सबका टेम्परेचर अलग होगा, सबकी ह्यूमिडिटी अलग होगी, सबकी रेनफॉल अलग होगी, सबकी विंड स्पीड अलग होगी। जब सबकी ये चीज़ अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका वेदर भी अलग होगा, क्योंकि वेदर हम किससे डिटरमाइन करते हैं, इन सब फैक्टर से ही डिटरमाइन करते हैं। तो जो वेदर है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता उस प्लेस का।
जिस प्लेस की हम बात कर रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ का वेदर भी कांस्टेंट नहीं है। अगर हम जयपुर की बात करें तो वहाँ का वेदर भी कांस्टेंट नहीं है। किसी भी प्लेस की बात कर लो, किसी भी प्लेस में वेदर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। चेंजेस आर टू आर, ये आर टू आर भी चेंज हो सकता है, डे टू डे भी चेंज हो सकता है, वीक टू वीक चेंज हो सकता है। इस वीक बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन हो सकता है आफ्टर 1 वीक बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए। इस तरह से जो वेदर है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? अभी बताया वेदर किससे डिटरमाइन करते हैं हम? टेम्परेचर से, विंड स्पीड से, ह्यूमिडिटी से, इन सब से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो एलिमेंट भी इसके क्या हो जाएंगे? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये इसके क्या हो जाएंगे? वेदर के एलिमेंट। और हमने इसको वेदर के एलिमेंट क्यों बोला? बिकॉज फ्रॉम दिस एलिमेंट वी कैन डिटरमाइन द वेदर रिपोर्ट। आप लिख सकते हो यहाँ पर, फ्रॉम दिस फैक्टर, these factors we can determine the weather report of any place, of any particular place लिख लो, any particular place। किसकी हेल्प से? वेदर के एलिमेंट की हेल्प से। और वेदर के एलिमेंट क्या है? ये सब। अगर वेदर के एलिमेंट में एक चीज़ भी हमने मेज़र नहीं की, सपोज टू भी हमने ह्यूमिडिटी मेज़र नहीं की, तो वो वेदर की रिपोर्ट नहीं होगी। इसके लिए ये चारों फैक्टर्स ज़रूरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेदर कैसा हो सकता है? वेदर ह्यूमिड भी हो सकता है। ह्यूमिड यानी कि जिसमें एयर में मॉइस्चर की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, मतलब वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। विंडी भी हो सकता है वेदर, हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, रेनी भी हो सकता है, क्लाउडी भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? वेदर। नेक्स्ट देखिए, वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट कैन बी वेरी ओवर एवरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है? जो हमने यहाँ पढ़ा था कि वेदर है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता, वही बात ये बोल रहा है कि वेदर एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। क्यों कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है? मतलब कॉम्प्लेक्स यानी कि हार्ड फिनोमिना है। हार्ड फिनोमिना क्यों है? क्योंकि ये डे टू डे, आर टू आर, वीक टू वीक चेंज होता रहता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। इसीलिए कैसा है? ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है और ये चेंज होता रहता है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है 1 आवर में चेंज हो सकता है 10 मिनट बाद चेंज हो जाए। तो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग में सनी वेदर था, लेकिन आफ्टरनून में अचानक से सडन रेन हो गई। आफ्टर 10 मिनट रेन होने के बाद 10 मिनट बाद ही सनशाइन हो गया, ब्राइट सनशाइन। तो ये क्या है? वेदर चेंज हो रहा है। और वेदर चेंज हो रहा है इसका मतलब हम कह सकते हैं वेदर क्या है? कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। और ये हमने मेजर कैसे किया? सनी, सडन रेज, सनशाइन विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये जो वेदर की रिपोर्ट है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इन सबको मेजर कौन करता है? कौन हमें वेदर की रिपोर्ट देता है? न्यूज़ चैनल तो देते ही है, लेकिन न्यूज़ चैनल को भी तो कोई देता होगा। तो उन न्यूज़ चैनल को या हमें कौन देता है? हमें न्यूज़ चैनल देते हैं। और न्यूज़ चैनल को कौन देता है? ये हमें अब देखना है। नेक्स्ट देखिए, वेदर रिपोर्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेदर रिपोर्ट। आर्ली, डेली, वीकली, मंथली रिपोर्ट अबाउट वेदर। हम वेदर की रिपोर्ट कब देख सकते हैं? आर की भी देख सकते हैं, मतलब 1 आवर बाद की भी देख सकते हैं, और वीकली की भी देख सकते हैं, मंथली की भी देख सकते हैं रिपोर्ट। किसमें? वेदर में। आजकल तो जैसे आपके मोबाइल्स में भी वेदर्स वगैरह दिखाते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा, कल का वेदर कैसा रहेगा, या फिर नेक्स्ट 1 आवर का वेदर कैसा रहेगा। ऐसे टाइम दिया होता है, 3 PM का इतना रहेगा, 4 PM का इतना रहेगा, 5 का इतना रहेगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, इस तरह से पूरे 1 आवर का दिया होता है। मतलब 3 to 4, 4 to 5, बीच बीच में कितना डिफरेंस है? 1 आवर का। तो 1 आवर के डिफरेंस पे वेदर की रिपोर्ट दी होती है मोबाइल्स में। ठीक है, तो ये क्या है? आर्ली रिपोर्ट हो गई। आर्ली, डेली, वीकली, मंथली रिपोर्ट अबाउट वेदर। और हम वीक की भी देख सकते हैं, 1 वीक की कंटिन्यू देख सकते हैं कि 1 वीक जो वेदर है वो कैसा रहेगा। ठीक है, अब ये वेदर रिपोर्ट कौन दे रहा है? वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये तैयार करता है वेदर की रिपोर्ट्स को। ठीक है, जितनी भी रिपोर्ट्स आती है उस सबको कौन तैयार करता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तैयार करता है। द डिपार्टमेंट, अब ये क्या करते हैं ऐसा? डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डाटा ऑन टेम्परेचर। मैंने बताया था जो वेदर है वो कौन से एलिमेंट पे डिपेंड करता है?
वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, रेनफॉल पे, विंड पे और ह्यूमिडिटी पे। तो इसी तरह से जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, वो इन सभी डाटा को कलेक्ट करेगा। कौन कौन से डाटा को? टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड एंड ह्यूमिडिटी, इन सब के डाटा को कलेक्ट करने के बाद जो उसके पास रिजल्ट आएगा उससे वो वेदर की रिपोर्ट तैयार कर देगा एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शन। उससे वो वेदर को प्रिडिक्ट कर देगा। कौन करेगा? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेज़र कैसे करते हैं? जैसे यहाँ बोले ना, टेम्परेचर को करता है, रेनफॉल को करता है, ह्यूमिडिटी को करता है, विंड को करता है। यहाँ विंड स्पीड लिख लेना और ह्यूमिडिटी भी लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेम्परेचर को मेज़र कैसे करते हैं। इन द प्रीवियस वीडियो यू हैड डिस्कसिंग अबाउट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर। जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें मैंने बताया था मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है। जो किसी डे का मिनिमम टेम्परेचर बताए और मैक्सिमम टेम्परेचर बताए उसको क्या बोलते हैं? मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। उसी तरह से जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है ना, वेदर की रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए कौन से थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है, जो कि हमें क्या देता है? मैक्सिमम टेम्परेचर बताता है और मिनिमम टेम्परेचर बताता है। उसके लिए जो थर्मोमीटर होता है वो है मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? हमारा आफ्टरनून में। और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? नाइट में। टेम्परेचर ऑफ द डे अर्ली मॉर्निंग, नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में, सुबह सुबह और नाइट में भी रहता है। कौन सा? मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून में होता है। नेक्स्ट है रेनफॉल किससे मेज़र करते हैं? एक डिवाइस आता है जिसका नाम है रेनगोज। रेनगोज की हेल्प से हम रेनफॉल को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी कैसे मेज़र करते हैं? ह्यूमिडिटी मेज़र करते हैं अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर। इसको किससे मेज़र करते हैं? सिंक्रोमीटर से। किससे? सिंक्रोमीटर से। ये भी एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम ह्यूमिडिटी को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंड स्पीड। विंड स्पीड किससे मेज़र होती है? ये होती है एनीमोमीटर से। ये एक तरह से एंटीना टाइप सा होता है और यहाँ इस तरह से कोई डिवाइस से लगे रहते हैं। ये डिवाइस मेज़र करते हैं किसको? विंड स्पीड। जितनी स्पीड से वो विंड चल रही है उसमें ये डाटा जाता है और विंड स्पीड का डाटा जाता है और ये हमें कंप्यूटर पे डाटा दे देता है कि हाँ इतनी विंड स्पीड अभी है, विंड की स्पीड कितनी चल रही है अभी, इतनी चल रही है। इसकी हेल्प से इसको क्या, इस एंटीना का नाम क्या है? एनीमोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्लाइमेट क्या होता है? वेदर तो हमने देख लिया। वेदर क्या होता है? वेदर चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता कभी भी। मतलब कभी बहुत ज़्यादा रेनफॉल थी तो कभी बहुत ज़्यादा हॉटनेस थी, कोल्ड थी। इस तरह से जो वेदर है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। लेकिन जो क्लाइमेट होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वेदर का मतलब क्या था? वेदर इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी, चारों फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी और हम वेदर को आर टू आर, डे टू डे, वीक टू वीक डिटरमाइन कर पा रहे थे। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट कैसे रहता है? सपोज टू बी कहीं किसी प्लेस पे 25 ईयर से बहुत ज़्यादा हॉटनेस है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उसका क्लाइमेट क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। अगर किसी प्लेस पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है तो उसका क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? रेनी हो जाएगा। अगर जैसे किसी प्लेस पे गर्मियों में भी सर्दी रहती है और सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है तो उसका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? कूल टेम्परेचर हो जाएगा। क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? कूल क्लाइमेट हो जाएगा। मतलब कि चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी मौसम आ जाए, वहाँ का क्लाइमेट चेंज नहीं होता। अगर रेनफॉल हो रही है तो वहाँ रेनफॉल ही होती है। ऐसा नहीं है कि वेदर चेंज नहीं होता, वेदर चेंज होता है। वेदर चेंज होता है, हमने बोला कि वेदर चेंज रहता है, हर स्टेट का अलग अलग वेदर होता है। तो सपोज टू भी हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कभी धूप ही नहीं निकलती। वहाँ सनशाइन भी होता है, वहाँ रेन भी होती है, वहाँ हॉटनेस भी होती है, वहाँ कोल्ड भी होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ क्या रहती है? वहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम विंटर्स रहती है, वहाँ सर्दियाँ रहती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट वहाँ का कोल्ड है। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें, क्या राजस्थान में इतनी ज़्यादा रेनफॉल होती है? नहीं होती। क्या राजस्थान में कोल्ड रहती है? इतनी ज़्यादा नहीं रहती। सर्दियों के टाइम में ही आती है सिर्फ कोल्ड यहाँ तो, और गर्मियों के टाइम पे गर्मी रहती है, भयंकर गर्मी होती है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? हॉट है, क्योंकि यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहती है? गर्मी रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वेदर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर चेंज होता है,
टेम्परेचर चेंज होता है, धूप भी आती है, सनशाइन भी होता है, रेन भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर क्या रहता है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, द एवरेज वेदर पैटर्न, किसी का एवरेज वेदर पैटर्न, क्लाइमेट कैसे डिटरमाइन करते हैं, सपोज टू बी हमने पिछले 25 ईयर्स का हमने वेदर निकाला कि इस टाइम इस दिन जो वेदर था वो इतना था और अगले दिन जो वेदर था वो भी इतना था, मतलब 25 ईयर्स तक कंटिन्यू वेदर निकालते गए उस सिटी का जब 25 ईयर्स तक वेदर निकाला तो उसका एवरेज लिया। एवरेज लेने के बाद उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर आया, उसका जो एवरेज टेम्परेचर आया वो आया सपोज टू बी 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पता है 45 अगर टेम्परेचर हो जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं उस सिटी का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट होगा, क्योंकि उसका एवरेज वेदर कैसा आया, एवरेज वेदर उसका 45 डिग्री है। सपोज टू बी किसी डेट को 1 जनवरी 2011 लिख लो 9, ठीक है, 2009। अब 1 जनवरी 2009 से लेकर 1 जनवरी 2021 इसके बीच में जितना भी क्लाइमेट रहा, जितना भी वेदर आया, मतलब सपोज टू बी 1 जनवरी का जो वेदर था वो था 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 2010 को जब हमने वेदर निकाला, एवरेज वेदर निकाला 2010 का, उसका एवरेज वेदर आया 38 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब हमने 11 का निकाला, 12 का निकाला, 13 का निकाला, ऐसे करते करते हम निकालते गए तो जो सारे टेम्परेचर आए हैं उन सब टेम्परेचर का हम एवरेज ले लिया। एवरेज कैसे लेते हैं, सबको ऐड कर दो और ऐड करने के बाद 35, 38 सपोज टू बी सबको हमने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद ऊपर जितनी डिजिट है नीचे उतने ही नंबर लिखने हैं। सपोज टू बी ऊपर 10 डिजिट है, 25 डिजिट है, ठीक है, 25 डिजिट है ऊपर, तो हमें नीचे 25 से डिवाइड करना है। तो ये जो एवरेज निकल के आएगा, सपोज टू बी निकल के आ गया 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें पता चल गया यहाँ 2009 से लेकर 2021 तक जो एवरेज वेदर आया, एवरेज ये वाला वेदर बोल रहे जो कॉन्स्टेंट नहीं रहता, हर देख लो, हर डे अलग अलग है और हर ईयर अलग अलग है, हर मंथ अलग अलग है। ऐसा नहीं है ईयर टू ईयर अलग है, डे टू डे अलग है, आर टू आर अलग है और मंथ टू मंथ अलग है, वीक टू वीक अलग है। लेकिन हमने तो सिर्फ एक एवरेज निकाला है, एवरेज निकालेंगे तो वो तो सेम ही आएगा ना। तो एवरेज निकालने पर हमारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। इसका मतलब हमें पता चल गया वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। वहाँ का क्लाइमेट हॉट है क्योंकि 45 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए जो कह रहे हैं यहाँ पर एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर, मतलब 25 ईयर तक वहाँ का एवरेज वेदर क्या रहा, एवरेज वेदर जो भी रहा उसको क्या बोलते हैं, उसका क्लाइमेट बोलते हैं। सपोज टू बी अगर उसका एवरेज वेदर हाई टेम्परेचर रहा मोस्ट ऑफ द टाइम तो उसका क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। अगर उसका टेम्परेचर हाई रहा लेकिन रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुई तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, हॉट एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड आपको पता है क्या होता है, एयर में वाटर की एक्सेस होना इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो वहाँ का वेदर हॉट एंड ह्यूमिड हो जाएगा। जैसे राजस्थान में देखो, राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ड्राई। क्यों, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है। कश्मीर का टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है। क्यों कोल्ड है, क्योंकि कश्मीर में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहती है, सर्दी रहती है, विंटर्स रहती है। केरला में हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर है जब, क्योंकि वहाँ भी क्या रहती है, हैवी रेनफॉल रहती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लाइमेट। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी तक हमने क्या देखा कि जो वेदर है, वेदर इज डे टू डे चेंज इन एटमॉस्फेयर। वेदर चेंज होता रहता है डे टू डे, लेकिन जो क्लाइमेट है वो फिक्स रहता है। क्लाइमेट इज द एवरेज कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्लाइमेट, ठीक है। जो क्लाइमेट है वो फिक्स नहीं रहता। नेक्स्ट है रीज़न फॉर डेली चेंज इन वेदर। वेदर में डेली चेंज क्यों होता है, किस रीज़न से होता है, तो इसका रीज़न है ड्यू टू अनइवन हीटिंग बाय सन। हमें पता है हमें हीट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। जो सन की रेज आती है वो सन की रेज अर्थ के अलग अलग एरिया में अलग अलग गिरती है, मतलब अलग अलग वहाँ पर हीट करती है। जैसे कि और अनइवन हीटिंग की वजह से क्या आते हैं, विंड्स एंड स्टॉर्म्स आते हैं। और ये जो विंड्स एंड स्टॉर्म्स है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करते हैं।
अनइवन हीटिंग बिटवीन, अगर अनइवन हीटिंग हो रही है कहाँ पे, इक्वेटर एंड पोल्स में अनइवन हीटिंग हो रही है, तो इसकी वजह से भी वेदर जो है वो चेंज होता रहता है। अगर इन अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर की अनइवन हीटिंग के कारण भी क्या होता है, वेदर में चेंज आता है। अब देखिए यहाँ एक ना छोटा सा कंसेप्ट है, हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर यानी कि हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी यानी कि जो एयर है वहाँ की वार्म होगी, एयर वार्म होगी तो वहाँ वो एयर वार्म जब होगी तो उसकी एयर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको पता है जब कोई किसी की डेंसिटी कम हो जाती है तो वो ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, वैसे ही जब एयर की डेंसिटी कम होगी वो हल्की हो जाएगी, एयर लाइट वेट हो जाएगी। अब जब एयर लाइट वेट हो जाएगी तो वो ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी, राइजेस अपवर्ड, एंड जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगी तो वो कौन सा प्रेशर जनरेट करेगी, वो लो प्रेशर को जनरेट करेगी। नेक्स्ट देखिए, अगर उसके अपोजिट अगर लो टेम्परेचर है, अगर वहाँ पर कोल्ड है तो एयर होगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि वो हैवी हो जाएगी, और हैवी होने के कारण वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, और सेटल डाउन होने के कारण वो प्रेशर कौन सा जनरेट कर देगी, हाई प्रेशर जनरेट कर देगी। और हमें पता है जो विंड्स और स्टॉर्म है, जो भी विंड्स है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, दे फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये देखिए, आपको पता है कि जो अर्थ का सरफेस है वो प्लेन नहीं है, उसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे प्लेन्स है, वाटर है ना, तो अर्थ का सरफेस पूरी तरह से प्लेन नहीं है। तो कहीं पर तो सन की रेज़ बिल्कुल डायरेक्ट आ रही है और कहीं पर सन की रेज़ डायरेक्ट नहीं आ रही है, ठीक है। जहाँ पर सन की रेज़ डायरेक्ट आएंगी वहाँ तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर सन की रेज़ डायरेक्ट नहीं आ रही वहाँ का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा। अब आपको पता है जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो वहाँ एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी तो एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। जब एयर अपवर्ड मूव करेगी तो वहाँ कौन सा प्रेशर जनरेट हो जाएगा, लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा, और जहाँ लो टेम्परेचर था वहाँ कौन सा प्रेशर जनरेट हो गया, हाई प्रेशर जनरेट हो गया। और हमें पता है जो विंड्स है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो द विंड्स एंड द स्टॉर्म फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस जिस वजह से वेदर में चेंज आता है। सपोज टू बी कभी 1 डिग्री नहीं 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, विंड्स चल गई, लो प्रेशर हाई प्रेशर जनरेट हो गया, जिस वजह से इसका टेम्परेचर, इसका वेदर चेंज हो गया। विंड के चेंज होने से, विंड की स्पीड चेंज होने से क्या वेदर चेंज होगा, यस बिल्कुल हो गया, क्योंकि जो वेदर है वो किस पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे, विंड स्पीड पे, ह्यूमिडिटी पे एंड टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वेदर चेंज होगा, अगर विंड स्पीड चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज, विंड स्पीड चेंज होगी तो भी वेदर चेंज होगा, अगर ह्यूमिडिटी चेंज होगी तो भी वेदर चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब यहाँ हाई टेम्परेचर जनरेट हो गया तो यहाँ का वेदर भी चेंज हो जाएगा। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर और हाई प्रेशर जनरेट हो गया, इसका मतलब विंड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, और डायरेक्शन चेंज होने के साथ हो सकता है उसकी बढ़ भी जाए स्पीड, तो स्पीड बढ़ने से उसका वेदर चेंज हो गया। तो इसी रीज़न से जो वेदर है उसमें चेंज आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा अर्थ सरफेस है, आपको पता है ये क्या है, इक्वेटर से है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ये सबको पता है। अब ये देखिए जो इक्वेटर है, इक्वेटर के जस्ट सामने क्या रहता है, सन रहता है, तो सन की डायरेक्ट रेज किस पे आती है, इक्वेटर्स पे आती है। तो इक्वेटर में हमेशा ही क्या जनरेट होगा, लो प्रेशर जनरेट होगा, और वहाँ हमेशा गर्मी रहती है। गर्मी क्यों रहती है इक्वेटर्स पे, इक्वेटर पे जो भी सिटीज़ हैं, जो भी स्टेट्स हैं, वहाँ पर क्या रहेंगी, हॉट रहेंगे, वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा, हॉट रहेगा। हॉट क्यों रहेगा, क्योंकि वहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज आती है, और बाकी नॉर्दर्न और हेमिस्फीयर पे जो सन की रेज है वो इंक्लाइंड आती है इस तरह से, यानी कि डायरेक्ट नहीं आती। तो वहाँ कौन सा प्रेशर जनरेट हो जाएगा, हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा। हमें पता है विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जनरेट करती है, इसीलिए जो वेदर है उसमें चेंज आ जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ द नाइट्स एंड डेज आर फॉर्म्स। नाइट कैसे होती है और डेज कैसे फॉर्म्ड होते हैं, हमें इसके बारे में देखना है, ठीक है। दिस इज़ द सन एंड दिस इज़ आवर अर्थ, ठीक है। आपको पता है जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है, ये अर्थ की एक्सिस है, यहाँ पर अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो ये इसकी मैंने एक्सिस बनाई है अर्थ की, अर्थ एक्सिस।
ठीक है। ये सन है और आपको पता है अर्थ सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है और अपने अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है। अब ये देखो, इसको कंसीडर करो, दिस इज़ द अर्थ, ठीक है। अब ये जो अर्थ है ये अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। जो इसके सेंटर से निकलती है ना, जैसे इसके सेंटर से ये एक्सिस निकल रही है, तो इस एक्सिस के अराउंड ही तो रिवॉल्व कर रही है। ये यहाँ से सपोज करो अंदर तक, ये बाहर तक निकल रही है, ठीक है। तो अब इस एक्सिस के अराउंड ये इस तरह से रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ सेंटर में क्या है, सन है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये सेंटर में क्या है, सन है, इधर सन है, इधर ये वाली चीज़ सन है, ठीक है। अब यहाँ सन रखा हुआ है, सन के आगे फेसिंग एरिया कौन सा अर्थ का, ये वाला फेसिंग एरिया है। तो आपको पता है सन क्या देता है, हीट देता है, लाइट देता है। तो सन का, जब सन यहाँ है और सन के पास अर्थ का ये वाला एरिया रखा हुआ है, तो इस वाले एरिया पर क्या आएगी, लाइट आएगी। लेकिन इसका जो बैक वाला एरिया, क्या वहाँ तक सन की लाइट पहुँच रही है, यहाँ सन है, आप बताओ सन की लाइट कहाँ तक जाएगी, इसके आगे तक ही जाएगी, यहाँ तक ही लाइट जाएगी, इसके पीछे वाले पोर्शन में तो नहीं जाएगी, पीछे वाला पोर्शन तो डार्क रहेगा, ठीक है। तो जो पोर्शन डार्क हो गया वो तो क्या हो गई, नाइट हो गई, उस रीजन में क्या हो गई, नाइट हो गई। और आगे वाले रीजन में जहाँ सन का जिस पार्ट ने सन की तरफ फेस कर रखा है उस पार्ट में क्या हो गई, डे हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। सपोज करो ये रिवॉल्व करके ऐसे आ गई, पीछे वाला फेस अब आगे आ गया और आगे वाला फेस पीछे चला गया। अब सन की रेज कहाँ जा रही है, इस आगे वाले फेस पे, इस वाले फेस पे जा रही है। तो अब इस वाले फेस पे क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा और पीछे वाले फेस पे नाइट हो जाएगा। इस तरह से डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आया। आप देखिए जो मैंने डार्क रीजन का रखा है ना, ये इस तरह से, ये क्या है, डार्क रीजन है। इसके आगे वाला रीजन देखो, ये वाली अर्थ है, इसके सिर्फ इतने वाले पार्ट को क्या मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है। तो यानी कि इतने वाले पार्ट पर क्या रहेगा, डे रहेगा और बाकी वाले पार्ट पर नाइट रहेगी। उसी तरह से इधर इतने पार्ट पर क्या रहेगी, डे रहेगा और बैक वाले पार्ट पर नाइट। ये वाला डे और ये वाला नाइट। अब देखो ये जो मैंने एक्सिस बनाई है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाई, ये एक्सिस कैसी है, इंक्लाइंड एक्सिस है। इंक्लाइंड यानी कि थोड़ी सी झुकी हुई है इस तरह से। स्ट्रेट कैसी होती है, इस तरह से होती है, लेकिन मैंने स्ट्रेट नहीं बनाई, मैंने इस तरह से बनाई। इंक्लाइंड एक्सिस होती है, यानी कि अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई होती है सन की तरफ। जैसे ये ऐसे है ना और यहाँ सन है, तो एक्चुअल में सन जो अर्थ है वो इस तरह से होती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, वो इस तरह से इंक्लाइंड होती है। उसकी जो एक्सिस है, जब ये अर्थ इंक्लाइंड होगी, सपोज टू बी, अगर हमने इसको सीधा कर दिया, अब इसकी एक्सिस ये रही, ठीक है। अब इसकी एक्सिस ये रही, अगर मैं इसको इस तरह से इंक्लाइंड कर रही हूँ अर्थ को, तो क्या इसकी एक्सिस भी इंक्लाइंड हो रही है, यस हो रही है। तो यानी कि जो अर्थ होती है वो थोड़ी सी सन की तरफ झुकी हुई होती है, इंक्लाइंड होती है सन की तरफ, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई, नाइट एंड डे कैसे फॉर्म होते हैं और जो अर्थ है वो इंक्लाइंड होती है। अब यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन है कि वाई द डेज आर शॉर्टर इन द विंटर एज कंपैरिजन टू समर। तो यहाँ मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि जो अर्थ है वो सन की तरफ थोड़ी सी झुकी होती है। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये सेंटर वाली इक्वेटर वाली लाइन्स है। सन कहाँ रहता है, इक्वेटर पर रहता है, ठीक है। अब इक्वेटर, जो सन की रेज है वो डायरेक्ट कहाँ जाएगी, इक्वेटर पे जाएगी, और इंक्लाइंड रेज कहाँ जाएगी, इधर की तरफ और इधर की तरफ, साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, ठीक है। अब बताओ मुझे सन की रेज सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगी, सबसे ज़्यादा तो इक्वेटर पे जाएगी, ये तो सबको पता है, लेकिन वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएगी या साउदर्न हेमिस्फीयर की जाएगी। आपको पता है जो अर्थ है वो थोड़ी सी इंक्लाइंड रहती है। अब देखो, अब इसको सपोज करो फिर से, ये अर्थ है, ये थोड़ी सी इंक्लाइंड है, यहाँ सन है, तो ये सन की तरफ थोड़ी सी इस तरह से इंक्लाइंड है। बताओ ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये वाला साउदर्न हेमिस्फीयर, ये सन है, बताओ सन की रेस कहाँ ज़्यादा आएगी, इक्वेटर पे तो जा ही रही है, इक्वेटर को भूल जाओ एक बार, ठीक है। तो अब बताओ मुझे सन की रेस कहाँ ज़्यादा आएगी, इस वाले पार्ट में ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये वाला पार्ट सन की तरफ झुका हुआ है, ये वाला पार्ट सन से दूर है थोड़ा सा, ये वाला पार्ट सन से दूर है, लेकिन ये वाला पार्ट सन से थोड़ा पास है। ये देखो मैंने इधर ये वाला पार्ट थोड़ा सा पास में कर रखा है और ये वाला दूर कर रखा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो अर्थ है वो इंक्लाइंड रहती है, ना कि बिल्कुल स्ट्रेट रहती है,
इस तरह से इंक्लाइन रहती है, ठीक है। तो जब ये वाला पार्ट सन के पास आ जाएगा तो इधर सन की रेज सबसे ज़्यादा आएंगी, मतलब इधर जो सनलाइट है सबसे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो जहाँ इधर वाले पोर्शन पे तो क्या आ रही है, जैसे इस तरह से क्या है, बेंट है, इंक्लाइंड है, तो सन इधर है तो इस पूरे पोर्शन पे सन की लाइट आएगी। लाइट तो सभी जगह पे आएगी लेकिन सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे और कम साउदर्न हेमिस्फीयर, और पीछे वाले पार्ट पे तो आ ही नहीं रही, तो पीछे वाले पे नाइट है, इसलिए मैंने यहाँ डार्क रीजन कर रखा है क्योंकि यहाँ क्या है, अभी नाइट है, यहाँ सन की रेज नहीं आ रही। अभी फेस कौन सा है सन के सामने, अभी ये आगे वाला फेस है, ये वाला फेस अभी सन के सामने है। इस वाले फेस में भी कौन सा फेस झुका हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला फेस झुका हुआ है, ये वाला फेस झुका हुआ है सन की तरफ, तो यहाँ सबसे ज़्यादा रेज आ रही है, सन की लाइट सबसे ज़्यादा आ रही है। अब ये देखो ये ऐसे झुका है, अगर मैं यहाँ सेंटर से लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये इसकी एक्सिस है, सेंटर ऑफ एक्सिस रोटेशन वाली। अब मैं यहाँ सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो ये देखो इधर वाले पार्ट पे क्या है, लाइट आ रही है सन की, और इधर जो साउदर्न हेमिस्फीयर है क्योंकि ये सन से दूर है तो यहाँ लाइट कितनी थोड़ी आ रही है, बिल्कुल इतनी सी लाइट आ रही है, और यहाँ इतनी लंबी लाइट आ रही है, यहाँ इतनी लंबी और यहाँ इतनी छोटी। अब देखो जहाँ सन की लाइट ज़्यादा आएगी ना वहाँ तो क्या होती है, गर्मी होती है, और जहाँ सन की लाइट कम आएगी वहाँ क्या होती है, विंटर्स होती है, ठीक है। जहाँ सन की लाइट कम आ रही है वहाँ समर। अब ये इस तरह से झुका हुआ है तो सन की लाइट सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रही है, तो इधर वाले पोर्शन में इधर जितनी भी सिटीज़ हैं तो वहाँ क्या होगी, वहाँ क्या होगी, समर्स होंगी, लेकिन जो सन से दूर है वहाँ क्या होगी, उस टाइम पे विंटर्स चल रही है। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या चल रही है, समर चल रही है, और साउदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर्स चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि ये जो अर्थ है अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है, ना कि साउदर्न हेमिस्फीयर झुका हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है तो यहाँ अभी समर्स चल रही है, और समर्स में नाइट इसलिए लंबी हो गई क्योंकि डार्क पोर्शन देखो, लाइट वाला पोर्शन देखो यहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ डे सबसे बड़े होंगे, क्योंकि इधर लाइट वाला पोर्शन ज़्यादा है लेकिन नीचे वाले में लाइट वाला पोर्शन कम है, इसलिए यहाँ जो डेज हैं वो शॉर्टर होंगे, डेज शॉर्टर होंगे, और यहाँ पर डेज लॉन्गर होंगे। और यहाँ इस टाइम क्या चल रही है, समर चल रही है, और यहाँ इस टाइम क्या चल रही है, यहाँ इस टाइम विंटर चल रही है, तो इसलिए बोलते हैं कि विंटर में डेज शॉर्टर होते हैं और समर में डेज लंबे होते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में क्या है, अब ये साउदर्न हेमिस्फीयर है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो सन से दूर है अब, लेकिन ये साउदर्न हेमिस्फीयर सन से पास है, तो बताओ सन की रेज सबसे ज़्यादा किस में आएंगी, इस साउदर्न हेमिस्फीयर में आएंगी, तो यहाँ क्या हो जाएंगी, यहाँ समर आ गई। लेकिन अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आ गया, सन की लाइट कम आ रही है तो यहाँ क्या हो गई, विंटर्स हो गई। लाइट तो आ रही है लेकिन इतनी ज़्यादा लाइट नहीं आ रही, इसलिए यहाँ विंटर्स हो गई। अब देखिए डार्क पोर्शन किस में ज़्यादा है, इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है, लाइट वाला पोर्शन तो इस साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है और इसमें कम है, क्योंकि इसमें लाइट वाला पोर्शन ज़्यादा है इसलिए यहाँ डेज क्या हो गए, लॉन्गर हो गए, और यहाँ पोर्शन छोटा है लाइट वाला है इसलिए यहाँ डेज शॉर्टर हो गए। देखिए फिर से विंटर में डेज शॉर्टर हो गए और समर में डेज लॉन्गर हो गए। अब इससे समझिए, अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला, अब ये इस तरह से हो गई डे, अर्थ इस तरह से होगी, यहाँ अर्थ है तो ये वाला फेस किसकी तरफ आ गया, अर्थ की तरफ आ गया। यहाँ ज़्यादा लाइट मिलेगी बल्कि यहाँ वाले में लाइट नहीं मिलेगी। ये बात समझ में आई। सो दिस इज़ द रीज़न वाई द डेज आर शॉर्टर इन विंटर्स एंड वाई द डेज आर लॉन्गर इन समर। आई होप आपको ईजिली क्लियर हो गया होगा और आपको ये डेज एंड नाइट वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। सो here your lecture is complete. In this lecture we have studied about the days and night, formation of the days and night and the reason behind the longer and shorter nights. Okay, और हमने और क्या देखा, वेदर एंड डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, ये भी सीख लिया हमने। वेदर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वेदर, वेदर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो डे टू डे चेंज होता रहता है। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज वेदर होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का 25 ईयर्स का एवरेज वेदर इज नोन एज क्लाइमेट, ठीक है, और वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।